हेलो दोस्तों। तो अभी तक हमने मैग्नेटिक सर्किट्स के साथ डील कर रहे थे। अब हम इसके आगे मैग्नेटिक सर्किट्स में और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और करते ही रहेंगे। लेकिन आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिकॉज मैग्नेटिक सर्किट्स के सारे कॉन्सेप्ट लगभग खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसको कहते हैं ट्रांसफार्मर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक एग्जाम में आता है ट्रांसफार्मर। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जहां आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम में बैठे हो और आपसे ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस ना पूछे गए हो। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है। तो ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक सर्किट्स जो है वो बेसिक्स था। आप बेसिक्स जितना समझना था उतना समझ लिए हैं। अब हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे, जो मशीन्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, उसको कैसे हम लोग करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर। हाँ, तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, आज सबसे पहले डील करेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर के साथ। देखिए, ट्रांसफार्मर बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए ट्रांसफार्मर डिजाइन करना है तो उसका अलग तरीका है। अगर आपको हाई पावर वोल्टेज के लिए ट्रांसफार्मर डिजाइन करना है तो उसका अलग तरीका है। अगर आपको एचवीडीसी के लिए ट्रांसफार्मर डिजाइन करना है तो उसका अलग तरीका है। अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन के लिए ट्रांसफार्मर डिजाइन करना है तो उसका अलग अलग तरीका होता है। बट कंस्ट्रक्शन वाइज, क्या, कंस्ट्रक्शन वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, कंस्ट्रक्शन वाइज बेसिकली दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, कोर टाइप और शेल टाइप। यही बेसिकली दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। अब डिपेंड करता है आप हाई वोल्टेज के लिए डिजाइन कर रहे हो या लो वोल्टेज के लिए डिजाइन कर रहे हो। उस हिसाब से आप सोच लो कि आपको कोर टाइप बनाना है या शेल टाइप बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? तो इसमें होता है वाइंडिंग्स सराउंड्स द कोर। आप देखिए, मैं बगल में फोटो बनाया हूं कोर टाइप ट्रांसफार्मर का। कोर टाइप ट्रांसफार्मर ये है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ, मतलब कोर का फ्लक्स पाथ जहां से ट्रैवल करेगा ये। और ये वाइंडिंग है दोनों लिम्ब पे। देखिए, दोनों लिम्ब पे, एक लिम्ब पे प्राइमरी वाइंडिंग, एक लिम्ब पे सेकेंडरी वाइंडिंग। ये मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ के लिए आयरन कोर, और दोनों लिम्ब पे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो कोर टाइप में क्या है? वाइंडिंग्स सराउंड्स द कोर, कोर के दोनों तरफ वाइंडिंग्स हैं। शेल टाइप, कोर सराउंड्स द वाइंडिंग। अब देखिए, ये शेल टाइप है, इसके जस्ट बगल में मैंने शेल टाइप बनाया। शेल टाइप में देखिए तीन, यहां पे देखिए तीन लिम्ब है, एक लिम्ब, दो लिम्ब, तीन लिम्ब। तीन लिम्ब है लेकिन बीच में है वाइंडिंग्स। तो क्या है? कोर सराउंड्स द वाइंडिंग। कोर जो है वाइंडिंग को सराउंड करता है। तो मेन डिफरेंस क्या हो गया? कोर टाइप में कॉइल बाहर की तरफ होता है और शेल टाइप में कॉइल अंदर की तरफ होता है। कोर बाहर की तरफ, कोर कोर टाइप में कॉइल बाहर की तरफ, शेल टाइप में कॉइल अंदर की तरफ। चलिए दूसरा डिफरेंस देखते हैं कोर टाइप में। कोर टाइप में क्या है? दो लिम्ब। देखिए दो लिम्ब है, एक लिम्ब, दो लिम्ब। ये एक वर्टिकल लिम्ब, ये एक दूसरा वर्टिकल लिम्ब। और क्या है इसमें? वाइंडिंग्स प्लेस्ड ऑन बोथ लिम्ब। ऑब्वियसली एक में प्राइमरी वाइंडिंग, एक में सेकेंडरी वाइंडिंग प्लेस है कोर टाइप में। शेल टाइप में तीन लिम्ब है, एक लिम्ब, एक वर्टिकल लिम्ब, दो वर्टिकल लिम्ब, तीन वर्टिकल, तो थ्री लिम्ब्स। वाइंडिंग्स कंसंट्रेटेड ऑन सेंट्रल लिम्ब, और सारे के सारे वाइंडिंग सिर्फ सेंट्रल वाले लिम्ब में है इसमें, शेल टाइप में। तो ये हो गया हमारा शेल टाइप का, और वो हो गया हमारा कोर टाइप। तो कोर टाइप में क्या है? दो लिम्ब, वाइंडिंग दोनों लिम्ब पे। शेल टाइप में तीन लिम्ब, वाइंडिंग सिर्फ सेंट्रल लिम्ब पे। कोर टाइप, अब देखिए कोर टाइप में क्या है? सिंगल मैग्नेटिक पाथ। मैग्नेटिक पाथ एक ही होता है इसमें, कोर टाइप में एक ही मैग्नेटिक पाथ होता है। लेकिन शेल टाइप में ऐसा नहीं है। शेल टाइप में डबल मैग्नेटिक पाथ होता है। ये देखिए एक मैग्नेटिक पाथ, ये देखिए दूसरा मैग्नेटिक पाथ।
द फ्लक्स स्प्लिट्स इनटू टू पाथ। तो ऑब्वियसली जब दो मैग्नेटिक पाथ्स होंगे तो फ्लक्स दोनों पार्ट में स्प्लिट होगा। मतलब अगर मान लीजिए सेंट्रल लिम्ब से फाइव निकला तो यहाँ 5/2, यहाँ भी 5/2, फाइव निकला तो इधर भी 5/2, इधर भी 5/2, ऑब्वियसली। अब देखिए यहाँ पे कोर टाइप, सिलिंड्रिकल और हेलिकल वाइंडिंग। जो हम लोग वायर को राउंड करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में, जो वायर को हम लोग राउंड करते हैं, राउंड एंड राउंड, वायर को जो राउंड करते हैं वो सिलिंड्रिकल वाइंडिंग्स भी हो सकते हैं, मतलब सिर्फ सिंपली राउंड कर सकते हैं, या हेलिकल वाइंडिंग भी कर सकते हैं हम लोग। तो वो हम लोग हेलिकल वाइंडिंग भी कर सकते हैं, सिलिंड्रिकल वाइंडिंग भी कर सकते हैं कोर टाइप में। लेकिन सेल टाइप में क्या होता है, वायर एक प्राइमरी वाइंडिंग उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग, एक प्राइमरी वाइंडिंग उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग, एक प्राइमरी वाइंडिंग उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि सैंडविच टाइप। जैसे सैंडविच होता है ना, एक बेस फिर उसके ऊपर कुछ कोई मटेरियल रखे, फिर दूसरा बेस, फिर उसके ऊपर कुछ पनीर डाले, फिर दूसरा बेस, उसके ऊपर कुछ और कुछ फिश या फिर मीट डाले, फिर एक लेयर, क्या कहते हैं, सैंडविच टाइप का हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सैंडविच टाइप का। शेल टाइप में कैसा है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग, फिर प्राइमरी वाइंडिंग, फिर सेकेंडरी वाइंडिंग, ऐसे करके सैंडविच टाइप की वाइंडिंग्स होती है, डिस्क टाइप की वाइंडिंग। यहाँ पे क्या है, सिलिंड्रिकल या हेलिकल वाइंडिंग होता है। कोर टाइप में सिलिंड्रिकल या हेलिकल वाइंडिंग, शेल टाइप में सैंडविच वाइंडिंग। कोर टाइप, अब देखिए कोर टाइप क्या है। कोर टाइप में क्योंकि सिर्फ दो ही लिंब होते हैं, देखिए यहाँ पे सिर्फ दो ही लिंब होते हैं, तो यहाँ पे क्या, लीकेज फ्लक्स होने का चांसेस ज्यादा होता है। लीकेज फ्लक्स उस फ्लक्स को कहते हैं जो एक वाइंडिंग से तो एक वाइंडिंग से तो जुड़ा हुआ रहता है, एक कोर से तो मतलब प्राइमरी वाइंडिंग से तो जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं रहता है। उसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स, कि मतलब सिर्फ एक वाइंडिंग से जुड़ा हुआ, उसके बाद फिर एयर के थ्रू क्या करता है, अपना मैग्नेटिक पाथ को कंप्लीट कर लेगा, उसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स ज्यादा होते हैं कोर टाइप में, क्योंकि उसमें सिर्फ दो ही लिंब होते हैं। तो एक जो मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां से फ्लक्स निकला, लेकिन क्या किया, वो कंप्लीट ट्रेवल नहीं कर पाया, तो एयर के थ्रू वो अपना पाथ को कंप्लीट किया, तो उसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स होता है। अब क्योंकि इसमें लीकेज फ्लक्स होता है तो इसका कूलिंग थोड़ा आसान होता है। क्यों, क्योंकि एयर ज्यादा होता है, स्पेस ज्यादा होता है, तो एयर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, कूलिंग बहुत आसानी से हो सकता है कोर टाइप वाइंडिंग का। और अगर एयर से हम लोग कूल नहीं कर रहे हैं, अगर ऑयल वगैरह यूज कर रहे हैं, तो हम लोग आराम से कोर टाइप वाइंडिंग में ऑयल वगैरह यूज करके उसको कूल कर सकते हैं, क्योंकि वाइंडिंग्स बहुत दूर दूर है ना, स्पेस है, तो हम लोग ऑयल वगैरह भी डाल सकते हैं। शेल टाइप, लोअर लीकेज। अब शेल टाइप में क्या है कि वाइंडिंग्स बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है, प्राइमरी सैंडविच टाइप का ना, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी। तो वहां क्या है कि फ्लक्स लीकेज बहुत कम होगा, क्योंकि एक से दूसरा आराम से लिंक कर जाएगा फ्लक्स। तो एक वाइंडिंग में जो फ्लक्स आएगा वो दूसरे से आराम से इंटरलिंक करेगा, तो लोअर लीकेज फ्लक्स। अब क्योंकि लोअर लीकेज फ्लक्स है तो मैग्नेटिक कपलिंग उतना ही अच्छा होगा। मैग्नेटिक कपलिंग होने का कारण क्या है, मैग्नेटिक कपलिंग होने का कारण यह है कि अगर आपका लीकेज फ्लक्स एकदम जीरो है, नेग्लिजिबल है, तो उसको बोलते हैं बेस्ट मैग्नेटिक कपलिंग। मतलब लीकेज फ्लक्स एकदम नेग्लिजिबल है तो बेस्ट मैग्नेटिक कपलिंग, उसको टाइट कपलिंग भी कहा जाता है। तो जब लीकेज फ्लक्स कम है तो बेटर मैग्नेटिक कपलिंग होगा। तो शेल टाइप में क्या है, बेटर मैग्नेटिक कपलिंग। कोर टाइप, अब देखिए कोर टाइप हमेशा हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। मैं भी जब काम करता था तो वहां पे पावर ट्रांसफार्मर कोर टाइप का ही था, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज होता है कोर टाइप। अब देखिए सिंगल फेज कोई क्यों ही बनाएगा हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए। हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में तो हमेशा थ्री फेज का बनता है ट्रांसफार्मर। तो देखिए थ्री फेज थ्री लेग कोर का मैंने आपको एक डायग्राम दिखा रखा है। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हाई पावर के लिए पावर ट्रांसमिशन में कोर टाइप ट्रांसफार्मर ही यूज होता है। शेल टाइप, शेल टाइप लो वोल्टेज एप्लीकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, स्पेस एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल, स्मॉल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। बेसिकली स्पेस एप्लीकेशंस में जब भी आप ट्रांसफार्मर डिजाइन करते हो तो वो शेल टाइप ट्रांसफार्मर डिजाइन होता है। और एक तरीके का ट्रांसफार्मर डिजाइन होता है, अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, प्लेनर ट्रांसफार्मर वगैरह डिजाइन होता है। तो प्लेनर ट्रांसफार्मर थोड़ा अलग चीज होता है, उसको हम लोग थोड़ा बाद में बाद के वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन के लिए बेसिकली शेल टाइप ट्रांसफार्मर डिजाइन किया जाता है। तब इसमें देखिए, इसमें तो पहले भी तीन लिंब था, सिंगल फेज में तीन लिंब है, तो थ्री फेज में फाइव लिंब है। देखिए फाइव लिंब काउंट करवाता हूं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, फाइव लिंब है।
फाइव लिंक में, और देखिए फ्लक्स भी डिवाइड हो रहा है अलग अलग पाथ में। देखिए हर एक से निकल रहा है, और फ्लक्स दो अलग अलग पाथ में डिवाइड हो रहा है। तो थ्री फेज फाइव लेग कोर का मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया, और ये कहाँ यूज होता है? लो वोल्टेज हाई करंट एप्लीकेशन में, बेसिकली इन पावर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, स्पेस एप्लीकेशन एंड मेनी अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। और कोर टाइप हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज होता है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स वगैरह में यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आप इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा, ये काम आता है, ये आपको 1 मार्क्स क्वेश्चंस में आराम से पूछ सकता है ईएससी प्रीलिम्स वगैरह में। अब देखिए आज से मैंने एक नया चीज शुरू किया है, मैं आपको ईएससी प्रीलिम्स, ईएससी मेंस और ग्रेड के कुछ सवाल कराया करूंगा हमेशा लास्ट में। और क्योंकि मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यही सब पढ़ाता हूं, तो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस होंगे मेरे इसी डोमेन के होंगे। ओके, तो इसी डोमेन के क्वेश्चन होंगे, इसी डोमेन से रिलेटेड मेरे रिसर्च के वर्क्स होंगे इसमें। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं नेटवर्क थ्योरी का। मतलब हर दिन एक एक सवाल कराऊंगा, मतलब जब भी वीडियो डालूंगा एक सवाल करवाऊंगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर विच विल अलाउ मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इन द सर्किट? तो देखिए मैक्सिमम पावर डिसिपेट कर सके ये आर, वो पूछ रहा है आपसे। तो ये सवाल सीधा सीधा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यही कहता है कि मैक्सिमम पावर तभी डिसिपेट होगा कि जब रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस जो है वो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा इस पूरे सर्किट का। मतलब ए बी के लेफ्ट साइड में जितने भी सर्किट्स आपको, जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इसका जो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस होगा इसके बराबर अगर आर होगा, तभी मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगा। तो ये तो सिंपल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए पहला काम क्या करना है हम लोग को, मैं अब आरटीएस निकालना पड़ेगा, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। तो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, यहां हम एक तरीके पे डील करेंगे। रिमूव रेजिस्टेंस आर, आप आर रेजिस्टेंस को हटा दो। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम टर्मिनल्स ए बी, मतलब कि आप ए बी टर्मिनल से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, मतलब कि ये जो टर्मिनल है आपका ए बी, यहां से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, मतलब थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? एक तरीका ये है कि आप वोल्टेज सोर्स को, डीसी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करो। क्या करो? शॉर्ट करो। तो डीसी वोल्टेज सोर्स को आप जैसे ही शॉर्ट करोगे 20 ओम और 10 ओम पैरेलल में आ जाएगा। तो 20 ओम इन पैरेलल विद 10 ओम, आप इसको सॉल्व करो, आपको पैरेलल रेजिस्टर्स का क्या करता है फॉर्मूला पता है, R1 R2 बाई R1 + R2। आप इसको सॉल्व करो, आएगा 6.66 ओम। आप इसको सॉल्व करके देखना, 6.66 ओम आता है। अब ये आ गया इतना दूर का 6.66 ओम, और ये 5 ओम के साथ सीरीज में चला गया। तो 5 ओम के साथ जब ये सीरीज में गया, तो 5 ओम प्लस 6.66 ओम इक्वल टू 11.66 ओम। तो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कितना आया? 11.66 ओम। चलिए आगे देखते हैं। तो यही था आज का क्वेश्चन, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालना था, क्योंकि मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगा जब R इक्वल टू RTH होगा। तो 11.66 ओम आ गया, और हमारा आज एक सवाल बन गया। कंक्लूजन क्या था, मतलब ये करने का, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अकर्स व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। यही था इस, मतलब मेन कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी होगा जब लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन्स रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने कोर टाइप और शेल टाइप सीखा, और एक सवाल भी सॉल्व कर लिया। आगे के और भी ट्रांसफार्मर के कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ाता रहूंगा, और ट्रांसफार्मर्स के भी क्वेश्चंस करवाता रहूंगा। ऐसा नहीं कि उसको मैं छोड़ दूंगा, वो भी कराऊंगा और ये भी कराऊंगा। अब क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा कराऊंगा, बिकॉज क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, और तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। थैंक यू, और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।